हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पर CSIR नेट दिसंबर 2024 जो हमारा अभी एग्जाम है फैब में, उसके लिए क्या है, जो अभी इस साल जो जून में हमारा जो पेपर हुआ था 2024 में, उसमें जो क्वेश्चन पेपर आया था अपन वो सॉल्व कर रहे हैं, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट का है, मतलब शिफ्ट फर्स्ट का जून एग्जाम शिफ्ट फर्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। और यहाँ हम कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं, पार्ट सी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आज हमारे ये वीडियो जो है इसका सेकंड पार्ट हो गया, इससे पहले हमने एक पार्ट कर लिया है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है सुक्रोज फॉस्फेटेज सिंथेज SPS इसको बोला गया शॉर्ट फॉर्म में, इज ए की एंजाइम इन द बायोसिंथेसिस ऑफ सुक्रोज इन प्लांट्स। ठीक है, ये की एंजाइम है सुक्रोज के बायोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, प्लांट्स में। फॉलोइंग आर सर्टन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग SPS। अब कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं हमारे SPS के लिए, तो हमें क्या करना है, लास्ट में क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर हमें इस एंजाइम के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और यहाँ हमें ऐसा रिकॉम्बिनेशन चुनना है या कॉम्बिनेशन चुनना है जो कि करेक्ट स्टेटमेंट्स का है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। यूरिडीन डाइफॉस्फेटेज फॉस्फेट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आर द सबस्ट्रेट ऑफ सुक्रोज सिंथेस सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेस। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो यूरिडीन डाई ग्लूकोज है या फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है आर द सबस्ट्रेट है। ठीक है, फिर है SPS डायरेक्टली कन्वर्ट्स इट्स सबस्ट्रेट इनटू सुक्रोज। तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये डायरेक्टली उसको कन्वर्ट नहीं करता है। ठीक है, अब है फोस्फोराइलेशन एक्टिवेट्स वाइल डीफॉस्फोराइलेशन इनएक्टिवेट्स। बल्कि ऐसा नहीं होता है, फोस्फोराइलेशन होता है तब तो ये क्या होता है, हमारे इनएक्टिवेट होता है। और जैसे ही डीफॉस्फोराइलेशन होता है तब ये क्या होता है, हमारे एक्टिव होता है। तो ये चीज आपको पता थी तो आप इस स्टेटमेंट को रॉन्ग कर सकते थे। सी हमारा रॉन्ग है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है। एंड एक स्टेटमेंट कौन सा है, बी भी हमारा रॉन्ग है, तो बी इसमें भी है, ये लो। ठीक है, अगर आप दो स्टेटमेंट देख के भी चलते तो आप काफी हद तक अपने आंसर तक पहुंच सकते थे। ठीक है, फिर है SPS कन्वर्ट्स सबस्ट्रेट इनटू सुक्रोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, which is termed which is then converted to sucrose by the action of sucrose phosphate phosphatase। ठीक है, तो यहाँ के डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता है सुक्रोज में, उससे पहले क्या है, सुक्रोज 6 फॉस्फेट क्या करता है, कन्वर्ट करता है सुक्रोज में बाय द एक्शन ऑफ सुक्रोज फॉस्फेट फॉस्फेटेज, उसके बाद ही ये कन्वर्ट कर पाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल ट्रू है। अब है स्टेटमेंट ई में क्या दिया हुआ है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक्टिवेट्स वाइल PI जो फॉस्फेटेज ग्रुप होता है वो इनएक्टिवेट करता है हमारे SPS को। तो ये भी हमारी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। तो इस तरह से हमारे जो कॉम्बिनेशन 4 है उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स है हमारा A, D एंड E, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस एंजाइम के बारे में आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स भी पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे कि फॉस्फोराइलेशन से क्या होता है, डीफॉस्फोराइलेशन से क्या होता है, किस तरह से कन्वर्ट होता है सुक्रोज में इस एंजाइम के थ्रू। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। फोर्थ जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है एंड स्टेटमेंट हमारा ADE जो है वो करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स दिए हुए, देखो गिवन बिलो आर द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स इन कॉलम X। ठीक है, इस कॉलम X में दिए हुए हैं कुछ फैक्टर्स एंड दियर नेम्स इन कॉलम Y, और यहाँ पर इनके क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर्स के क्या है, नेम्स दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पर कौन कौन सा है, 12 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, एक है HMWK, एक है PKA, एक है X, और इस तरफ इनकी कॉमन नेम्स है। एक बार हम हमारे उसके ऊपर चलते हैं। इतने सारे क्लोटिंग फैक्टर्स है हमारे यहाँ पर। फैक्टर फर्स्ट जो कि इसका सोर्स का है, लीवर है एंड इसका नेम है फाइब्रिनोजन। ठीक है, फिर है फैक्टर सेकंड, इसके ऊपर पूरी जो ये चार्ट है आपका
ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स का। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, अभी आपके ये वाला पूछा है, कभी क्या पता पिछली बार ये पूछ ले, अब ये पूछ ले और ये पूछ ले, अगली बार कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको आनी चाहिए, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न होनी चाहिए। इसमें क्वेश्चंस आपके गेट में भी आते हैं, नेट में भी आते हैं, बार्क में भी आते हैं, सारी चीजों में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। लाइफ साइंस के जितने भी एग्जाम्स है उनमें इस टेबल से क्वेश्चन कॉमनली पूछे जाते हैं। फिर है क्लॉटिंग फैक्टर हमारे सेकेंड, इसका सोर्स है लीवर, प्रोथ्रोम्बिन इसको बोला जाता है। फिर है थर्ड, डैमेज टिश्यू एंड प्लेटलेट्स, इसका सोर्स है टिश्यू प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। फिर फोर्थ फैक्टर है ये डाइट बॉन्ड्स एंड प्लेटलेट्स में होता है कैल्शियम आयंस, इसका क्या है नेम है। फिर है हमारी 5 फैक्टर लीवर एंड प्लेटलेट सोर्स है। फिर है प्रोएसिलिन, इसका नेम है। फिर है फैक्टर हमारे 6 नहीं है, डायरेक्ट फैक्टर 7 है, ये ध्यान रखना है। प्रो कन्वर्टीन होता है इसका कॉमन नेम। फिर है फैक्टर हमारे 8 लीवर, इसका सोर्स है एंटी थ्रोम्बोफिलिक फैक्टर एंड एंटी थ्रोम्बोफिलिक फैक्टर ए, ठीक है, इसका नेम है। फिर है 9 फैक्टर जो कि लीवर इसका सोर्स है। मोस्ट ऑफ जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर उनके सोर्स क्या है, हमारे लीवर है, ठीक है, एंड प्लेटलेट्स है। फिर ये है क्रिसमस फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमनली पूछा जाता है। क्रिसमस फैक्टर कौन सा है हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में, क्रिसमस फैक्टर एंड प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, यहाँ बी है एंड इससे ऊपर जो 8 था उसमें ए है, हीमोफिलिक फैक्टर ए। फिर है 10 फैक्टर, इसका सोर्स वही लीवर है, स्टूट फैक्टर बोलते हैं या पुअर फैक्टर या थ्रोम्बोकाइनेज फैक्टर इसको बोला जाता है। फिर है 11 फैक्टर, सोर्स वही लीवर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी थ्रोम्बोफिलिक फैक्टर सी, यहाँ पर हमारे क्या है, फैक्टर सी है। मतलब 8 के अंदर ए फैक्टर है, 9 के अंदर बी है एंड 11 के अंदर हमारी क्या है, फैक्टर सी है। फिर है फैक्टर 12, ये लीवर है, हैगमैन फैक्टर एंड ग्लास फैक्टर एंड कॉन्टैक्ट फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर डी। तो ये आपको ये सारी चीजें लर्न होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आए दिन क्वेश्चंस आते हैं, मैं वापस से आपको बता रही हूँ। फैक्टर फिर हमारे हैं 13 लीवर एंड प्लेटलेट्स, इसका सोर्स है थ्रोम्बिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर या थ्रोम्बिनेज, ठीक है। ये पूरा क्या है, कहाँ वर्क करता है हमारा, जब ब्लड की क्लोटिंग होती है वहां पर इन सारे फैक्टर्स का अपना अपना अलग अलग रोल होता है। कुछ क्या करते हैं, क्लोट करवाते हैं, कुछ जो ब्लड बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है, कुछ जो गंदा ब्लड होता है हमारे लगती है तब उसको फ्लो करवाते हैं, कुछ उसको स्टेबलाइज करवाते हैं। इससे अलग अलग फैक्टर्स क्या है, अलग अलग काम करते हैं, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब हमारे क्वेश्चन में कौन सा फैक्टर दिया हुआ है, फैक्टर 12। तो 12 क्या है हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, लेकी लॉर्ड फैक्टर, तो इसका हो जाएगा हमारे सेकंड। हमारे अब सेकंड किस किस में दिया हुआ है, इसमें नहीं है एंड इसमें नहीं है, आपको ये ध्यान होना चाहिए। फिर आगे हम चलते हैं HMW की, तो इसका जो कॉमन नेम है वह ये है फ्रिस्लार्ड फैक्टर, तो इसका हो जाएगा ए फ्रिस्लार्ड फैक्टर। फिर है प्री के जो है इसका फ्रिस्टर फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारी फोर्थ। एंड इसका जो है फैक्टर 10 जो है हमारा, इसका क्या नाम है, इसका है स्टुअर्ट ब्रूवर फैक्टर, तो इसका हो जाएगा हमारे थर्ड। तो इस तरह से हमारा जो सही आंसर है ये हो जाएगा और ये कट जाएगा। आई होप आपको ये टेबल समझ में आई होगी और आपका ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बस आपको क्या है, आपको ये जो दिया हुआ है डेटाज या टेबल या फिर जो ग्राफ दिए हुए, अगर आपको ये रीड करना आएगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले से कोई इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, बस ये आपको रीड करना आना चाहिए ये चीजें। अब हम चलते हैं हमारे इन विवो इंटरेक्शन बिटवीन फ्लैप टैग प्रोटीन पी, ठीक है, ये रहा फ्लैप टैग प्रोटीन पी, ठीक है, एंड चैपरोन एच was examined by co-immunoprecipitation हमारे। फिर है चैपरोन ए was included एंड फिर है COIP हमारे कौन से में है, हाँ ये ठीक है, COIP was performed in the presence or absence of cyclohexamine, तो ये हमारे हैं ये रहा, ठीक है। The result of the COIP experiment was shown below,
ठीक है। आईपी ये एक्सपेरिमेंट हमसे क्या शो कर रहा है, ये हमने रिजल्ट्स निकाले हैं और ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स हमें क्या बता रहे हैं। वेस्टर्न ब्लोटिंग हो रही है, इसका मतलब यहाँ हम प्रोटीन्स को सेपरेट कर रहे हैं। प्रोटीन्स के लिए हम वेस्टर्न ब्लोटिंग करते हैं, नॉर्दर्न हम करते हैं डीएनए आरएनए के लिए, एंड सर्दर्न हम करते हैं डीएनए के लिए। तो आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्या है, ये फ्लैग बी प्रोटीन है, चैप्रोनिन एच प्रोटीन है, सीओ चैप्रोनिन ए है, ठीक है हमारे, ठीक है। एंड हमारे यहाँ पर क्या है, सी एच एक्स, जिसको क्या बोला गया है, साइक्लोहेक्सामाइड, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि कौन प्लस आ रहा है, कौन यहाँ साइन जो है माइनस आ रहा है। ये दोनों इन चार्ट्स को पढ़ करके हम पता करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखना चाहें, जो FLAGP है, फ्लैग पी प्रोटीन, यहाँ भी है एंड यहाँ भी है, ठीक है। अब दोनों में है तो दोनों का ये बैंड देखो, ये आ रहा है, ठीक है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी, इस तरह से इसमें भी सेम एज इट इज यही सारे आ रहे हैं। तो यहाँ प्लस 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 प्लस, तो इससे हम कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकाल पाए कि ये प्लस किस वजह से आ रहा है, ठीक है, नहीं निकाल पा रहे, सारी इक्वल चीज चल रही। अब चैप्रोन एच देखते हैं हम लोग। तो चैप्रोन एच में इसमें प्लस आएगा, इसमें प्लस आएगा, ठीक है। बट यहाँ और बाकी की जो 3 बैंड है, ये क्या है, यहाँ एब्सेंट है। बट हम यहाँ देखिए हमारे ऊपर, तो यहाँ क्या, इसमें भी प्लस आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है एंड इसमें आ रहा है, बट इसमें नहीं आ रहा है। तो इसके लिए यहाँ देखो कुछ भी नहीं है, इस वजह से यहाँ क्या आ रहा है, हमारे माइनस आ रहा है। यहाँ हमारे प्लस है, दिया हुआ है बैंड, यहाँ भी बैंड है, यहाँ दोनों, तो इसमें भी है एंड इसमें भी है। तो यहाँ ये प्लस आया है इसकी वजह से, ये प्लस आया है इसकी वजह से। यहाँ हमारे बैंड इसलिए नहीं आया है प्लस, क्योंकि यहाँ भी हमारे कोई बैंड नहीं है एंड यहाँ भी हमारे कोई बैंड नहीं है। और इन दोनों में क्या है, जहां बैंड आ रहा है यहाँ नहीं है हमारे, एक यहाँ नहीं है, जबकि यहाँ आ रहा है ना, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, एक दूसरे को डिपेंडेंट होकर इंट्रैक्शन करके काम कर रहे हैं। अगर इसके अंदर नहीं आ रहा तो इसके अंदर आ रहा, तो ये देखो हमें प्लस मिल रहा है। तो इस चीज से हमें पता लग रहा है कि दोनों क्या है, ग्राफ्स क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, दोनों डिपेंड होकर के काम कर रहे हैं। इस चैप्रोन एस से हमें पता लगा है। और हम चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं नीचे जाके, वो चैप्रोन ए, यहाँ प्लस है, प्लस प्लस प्लस, एक जगह यहाँ माइनस है, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ चैप्रोन में, ये देखो प्लस प्लस यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस क्यों है, अभी हम पता करते हैं। क्योंकि यहाँ भी कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ माइनस है, एंड यहाँ भी हमारे कुछ भी नहीं दिया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये ग्राफ कैसे इंटरप्रिटेट कर रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ भी कुछ नहीं दिया हुआ, यहाँ भी कुछ नहीं दिया हुआ, इस वजह से क्या है, ये चीज कुछ भी शो नहीं कर रही है एंड यहाँ इसलिए हमारे क्या है, माइनस आ रहा है, ठीक है। इन दोनों से हमने पता लगा लिया एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। फिर है सी एच एक्स, इसको भी हम देखते हैं, सारे माइनस है बट एक प्लस है। यहाँ हमारे ग्राफ में हमें वो चीज दी नहीं है, और यहाँ पे हमारे ट्यूबुलिन दी हुई है, ये लो, ये चीज तो अपने आप में बहुत ही अलग जा रही है, ठीक है। तो इस चीज से, इन दोनों से हमने बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट को पता लगा लिया, ये दोनों क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर के क्या है, हमारे फंक्शन कर रहे हैं। जो चीज हमारे फर्स्ट आईपी फ्लैग में नहीं आ रही, वो होल सेल लाइसेट जो है उसके अंदर आ रहा है, ठीक है। अब जहां दोनों में ही कोई ग्राफ शो नहीं हो रहा, तो वहां देखो हमारे माइनस आ रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे, Which one of the following interpretation from the experiments is incorrect? अब हमें यहाँ 3 स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, एक स्टेटमेंट जो है हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ हम देखें, प्रोटीन पी इंटरेक्ट्स विद चैप्रोन एच एंड को चैप्रोनिन ए, बिल्कुल राइट है ये तो, ठीक है, इंटरेक्ट कर रहे हैं ये आपस में। चैप्रोन एच क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है ओनली द न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन पी, जो बी प्रोटीन है उसके साथ क्या है, हमारे इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब है इंटरेक्शन बिटवीन को चैप्रोनिन एच एंड पी प्रोटीन इज डिपेंडेंट ऑफ चैप्रोन एच एंड इंडिपेंडेंट ऑफ चैप्रोन एच, तो ये हमारे बिल्कुल फॉल्स हो जाए। क्यों नहीं ये इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, सारी चीजें आपने अभी देखा है, पूरा ग्राफ के अंदर मैंने समझाया आपको कि किस तरह से डिपेंड होकर के हमारे यहाँ फंक्शन कर रहे हैं। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट बोला गया जबकि डिपेंडेंट है। इंटरेक्शन बिटवीन चैप्रोन एच एंड प्रोटीन पी इज इंडिपेंडेंट ऑफ को चैप्रोनिन ए। यहाँ कैसे है, प्रोटीन एच है, ठीक है,
एंड प्रोटीन बी है इज इंडिपेंडेंट, इसके ऊपर क्या है हमारी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये भी हमारे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पता लगाया है कि कौन किसके ऊपर डिपेंड होकर के यहाँ फंक्शन कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ग्राफ जो हमारा क्वेश्चन उसमें भी प्रोटीन पी एंड चैपरोन एच के बारे में यहाँ लिखा हुआ था। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा किस तरह से हमने इन ग्राफ्स को पढ़ा है, इसके लिए आपको प्री का नॉलेज होने की कोई जरूरत नहीं थी, बस आपको ये ग्राफ समझ में आना चाहिए था कि ग्राफ अपने आप में क्या बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे माइनस आ रहा है एंड यहाँ पर भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमारे जो प्रोटीन पी है एंड प्रोटीन एच है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, चैपरोन एच जो है इसके ऊपर डिपेंड हो रहा है। इंडिपेंडेंट यहाँ बता रखा है जबकि डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन ए, प्रोटीन ए का ओवर एक्सप्रेशन हो रहा है इन द ब्रेन ऑफ ड्रोसोफिला मैक्नेस्टर कोज द डिग्रेडेशन ऑफ ओवरीज। ठीक है, इस प्रोटीन ए का अगर ओवर एक्सप्रेशन हम करवा रहे हैं, इसका प्रोटीन ए का, तो वो क्या कर रही है इन द ब्रेन। ठीक है, इन ब्रेन में लिख रही हूँ यहाँ पर, तो ये क्या कर रही है, डिग्रेडेशन कर रही है हमारी किसका, ओवरीज का, इन एनिमल्स, इन द एनिमल्स। ठीक है, अब लिखा हुआ है ओवर एक्सप्रेशन ऑफ ए सिक्रीशन इनकॉम्पिटेंट एलिन्स ऑफ ए डज नॉट कॉज दिस फिनोटाइप। ठीक है, यहाँ हम सिक्रीशन इनकॉम्पिटेंट एलिन जो है ए, इसका ओवर एक्सप्रेशन कर रहा है, तो इस टाइप का फिनोटाइप हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, हाउएवर डाउन रेगुलेशन ऑफ, यहाँ ओवर एक्सप्रेशन था, यहाँ पर इसका डाउन रेगुलेशन कर रहे हैं किसका, प्रोटीन बी का। तो यहाँ क्या कर रहा है, इन ओवरीज, ओवरीज के अंदर। ठीक है, concomitant with overexpression of protein A in the brain prevent ovary degradation। अगर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसका डाउन रेगुलेशन कर रहे हैं प्रोटीन बी का, ओवरीज के अंदर, किसके ब्रेन में था, ये है ओवरीज के अंदर। इससे क्या हो रहा है, जो ओवर एक्सप्रेशन हो रहा है हमारी प्रोटीन ए का, ओवर एक्सप्रेशन किसका हो रहा है यहाँ, प्रोटीन ए का, इससे क्या हो रहा है, यहाँ प्रोटीन ए का, और इससे क्या हो रहा है, हमारे स्टॉप हो रहा है या फिर प्रिवेंट हो रही है जो हमारे ओवरीज का डिग्रेडेशन हो रहा था, ओवरी डिग्रेडेशन। ठीक है, फिर ए एंड बी आर फाउंड टू फिजिकली इंटरेक्ट in ovary lysates in the light of the above experiments, which of the following inference could be correct। तो हमें यहाँ क्या बताना है, ए और बी जब पाए जाते हैं फिजिकली एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं ओवरी की लाइसेट्स के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद इन लाइट ऑफ द अबव एक्सपेरिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेरेंस कुड बी करेक्ट। तो यहाँ हमें करेक्ट बताना है। अब आपको पता है अकेला प्रोटीन ए का अगर ओवर एक्सप्रेशन हो रहा है ब्रेन में तो ओवरीज को डिग्रेड कर रहा है, बट दोनों अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसका डाउन रेगुलेशन हो रहा है और इसका ओवर एक्सप्रेशन हो रहा है, फिर भी यहाँ क्या है, ओवरी का डिग्रेडेशन रोका जा रहा है, रोका जा रहा है ना, एक्सपेरिमेंट में हमारे बोला गया, मैंने खुद से नहीं लिखी है लाइंस। ठीक है, अगर प्रोटीन बी का डाउन रेगुलेशन है, प्रोटीन ए का ओवर एक्सप्रेशन है, तो भी यहाँ क्या हो रहा है, दोनों बट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंट्रैक्शन कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ क्या हो रहा है, प्रिवेंट हो रहा है ओवरी का डिग्रेडेशन। ठीक है, प्रोटीन ए ब्रेन के अंदर हमारे क्या कर रहा है, ओवर एक्सप्रेस हो रहा है, ये ओवरीज के अंदर हो रही है। इससे हम यहाँ पता लगा सकते हैं जो प्रोटीन ए है हमारे, ये क्या है, एक तरह से हमारे क्या है, लाइगेंड की तरह फंक्शन कर रहे हैं, और जो किससे सिक्रीट हो रहा है ये आपको पता है, ब्रेन से सिक्रीट हो रहा है। एंड बी जो है हमारे वो ओवरीज से सिक्रीट हो रहा है, एंड क्या कर रहा है वो हमारे एज ए रिसेप्टर। कैसे कर रहा है ये, मैं आपको डायग्राम बना, ये हमारे सेल की सरफेस, इसके ऊपर इस तरह से हमारे ये लो, ये रिसेप्टर बी है। ठीक है, एंड इसके ऊपर अगर आकर के हमारी प्रोटीन ये लो ए आकर के बैठता है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ओवरी का जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारे क्वेश्चन में सारी बोली गई है। अब यहाँ हम पढ़ते हैं, वैसे आप ऑप्शन पढ़ते हैं ना तो इस एक्सपेरिमेंट को इतना समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती। प्रोटीन ए सेल ऑटोनोमसली इन्फ्लुएंस ओवरी डेवलप, वाई प्रोटीन बी सिक्रेटेड टू इन्फ्लुएंस ब्रेन। ये बिल्कुल गलत है, ये हमारे ओवरी से नहीं हो रहा, ना ही ये ब्रेन से हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर हम इतना कंक्लूजन नहीं निकालते तो भी हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर है
प्रोटीन ए इज लाइगेंड सिक्रेटेड फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है। और फिर है प्रोटीन बी इज ए रिसेप्टर इन ओवरीज, तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट है, ठीक है। अगर आपको ये पता है ये ब्रेन से हो रहा है एंड ये ओवरीज से, इतनी ही लाइन पता लग रही है हमें एक्सपेरिमेंट से, तो हम इसका करेक्ट आंसर कर सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट के ऊपर। प्रोटीन ए न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर जैसा तो कुछ हमने एक्सपेरिमेंट में देखा ही नहीं कि ये कहाँ से कोई सिग्नल ला रहा हो या कुछ कर रहा हो, नो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये सिग्नल ट्रांसडक्शन, ये भी ऐसा भी हमने कुछ नहीं देखा। फिर है ए को रिसेप्टर बोला गया, सिक्रेटेड फ्रॉम ओवरीज, नो ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये ब्रेन से, यहाँ देखो फर्स्ट लाइन में ऐसे कैसे लिखा हुआ है, ये ब्रेन से अंदर हो रहा है, ठीक है। ये लाइगेंड है इन ओवरी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये बिल्कुल हमारे सही है, लेकिन ये लाइगेंड नहीं है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में अगर हमें कुछ भी नहीं पता था तो हमें जो ये ऑप्शंस दिए हुए इसके अकॉर्डिंग हम बिल्कुल करेक्ट आंसर के ऊपर जा सकते थे, ठीक है। बी हमारा रिसेप्टर है, ओवरी की जो ये मेम्ब्रेन है इसके ऊपर, एंड ए हमारे लाइगेंड है, ये देखो इस तरह से दोनों इंटरेक्ट करके इसके जो डिग्रेडेशन है उसको क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी था, थोड़ा सा क्या है आपका माइंड को सोचना था, माइंड को कुछ भी नहीं सोचोगे तो भी अगर आपने ये लाइंस पढ़ी है ना अच्छे से, 3-4 लाइन जो दी हुई है, अगर उनमें आपने 1-2 लाइन पकड़ ली कि ये प्रोटीन बी कहाँ है, प्रोटीन ए कहाँ है, प्रोटीन ए आपको पता है ब्रेन के अंदर, और प्रोटीन जो बी यहाँ है ओवरीज के अंदर, तो भी यहाँ देखो सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते थे बहुत इजी वे में। ये देखो ओवरी बता रखा है, इस तरह से हो जाएगा, इसको न्यूरोट्रांसमीटर, ये भी ऐसा कुछ नहीं है, और ये ओवरी के अंदर डेवलप, ये लो हमारा ऑप्शन बच ही कौन सा रहा है, ले देखिए हमारा सेकंड ऑप्शन बच रहा है। इस तरह से आप क्वेश्चन को बहुत, वो बोलते हैं ना केयरफुली होके करते हैं, तो क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर छिपा रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन बहुत हार्ड था, देखने में बहुत हार्ड लग रहा है कि कहीं पढ़ा ही नहीं, नो, पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, सब कुछ इस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको बहुत केयरफुली होकर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ऐसे नहीं दिमाग कहीं और चल रहा है और हम बैठे हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने, ऐसा नहीं करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एबीसी मॉडल से लिया हुआ है, ABCDE मॉडल से, ठीक है। In the classic ABCDE model of the flower development, different combination of ABCDE class gene result in different rows of organs, ठीक है। अब है which of the following models could likely give rise to unisexual flower structure, ये लो यही आपको अगर ये जो लाइन दी हुई यूनिसेक्सुअल फ्लावर स्ट्रक्चर, अगर आपको पता होगा यूनिसेक्सुअल में क्या होता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में कर सकते थे। यहाँ क्या होता है, हम किसी एक प्लांट के अंदर या तो मेल ऑर्गन रहेगा या फिर हमारे यहाँ फीमेल ऑर्गन रहेगा, दोनों नहीं रह सकते, ठीक है। या तो मेल ऑर्गन या फिर हमारे फीमेल ऑर्गन, उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट, ठीक है, या फिर हमारे फ्लावर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ABE क्या बनाता है, CDE क्या बनाता है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर अपन चलते हैं समझते हैं। आपको मैंने बहुत पहले ABCD मॉडल से क्वेश्चन करवाए जब प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन अपने चल रहे थे, तब उसके और भी पार्ट्स हमारे बच्चे में 6 पार्ट ही कंप्लीट हुए हैं, अभी काफी सारे क्वेश्चंस बचे हैं, पूरे फाइटो हार्मोन से बचे हैं, सेंसरी बायोलॉजी से बचे हैं हमारे क्वेश्चंस, स्ट्रेस से तो हमारे हो गए, तो सारे क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगी। अब है यहाँ रॉज, फर्स्ट में सेपल बनता है, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल, ठीक है। इनका अरेंजमेंट जो होता है जीन्स का, ए क्लास हमारे इस तरह से प्रेजेंट होती है क्योंकि ए एंड सी क्या एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं, तो ये दोनों इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, बी दोनों के अंदर रहता है, डी जो हमारा होता है वो इस तरह से रहता है, और डी हमारी किस चीज के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ओव्यूल्स, ठीक है। एंड ई जो होता है वो थ्रू आउट द एम्ब्रियो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब हम चलते हैं एबीसी मॉडल में, क्लास ए एंड ई जो है वो स्पेसिफाई कर रहे हैं सेपल्स को, ABE ये कर रहे हैं पेटल्स को। आपको पता है ए एंड अकेला ए आपको नॉर्मल, अगर आपको ABC मॉडल भी पता है तो सेपल को करता है, AB जो करता है हमारे इसको पेटल को, ए नहीं हम आ जाएगा BC हमारी किसको करता है, सॉरी ई को बाद में, ई का मैं बाद में, पहले ABC मॉडल के बारे में मैं समझा रही हूँ। तो ये बनाता है हमारे स्टेमन, अब फिर है हमारे सी, अकेला हमारे किसको बनाता है, ये बनाता है कार्पल्स को। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये कौन सा मॉडल है, ये है हमारा ABC मॉडल, ठीक है। बट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में ABCDE मॉडल पूछा गया है, तो अब ए के साथ हमारे ई काम करेगा, A B के साथ भी ई, क्योंकि ई थ्रू आउट द प्रेजेंट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक,
ठीक है। फिर है बी सी प्लस में इसके साथ भी ई काम करेगा, ठीक है। फिर सी एंड ई के साथ भी ये काम करेगा, एंड सबसे लास्ट में सी के साथ हमारे यहाँ क्या है, ये देखो ओव्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। वो सॉरी डी जीन क्लास जीन का प्रेजेंट है, बी एंड ई। अब आपको पता लगाना है कौन क्या बना रहा है। तो ए और ई बना रहे हैं वही सेपल, ये बना रहे हैं पेटल, ठीक है। एंड ये बना रहा है हमारे स्टेमन, सी और ई हमारे बना रहा है वही एज इट इज कार्पल्स, एंड ये हमारे बना रहा है ओव्यूल्स। तो अब आपको यहाँ क्वेश्चन में यूनिसेक्सुअल फ्लावर पूछा है, तो या तो हमारे उस प्लांट के अंदर स्टेमन रहेगा जो कि मेल ऑर्गन को क्या है डिस्टिंग्विश करता है, या फिर हमारे ओव्यूल रहेगा जो कि फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन को क्या है डिस्टिंग्विश करता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब इस टाइप का कहीं ऑप्शन होगा जिसमें सी ये हो एंड यहाँ हमारे सी डी ई हो, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में हमारे अगर ऑप्शन हम पढ़े तो इसमें है डी एंड ई अलग से हो गया, ठीक है, सेम है तो दोनों सेम हमारे नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ए ई सेपल हो गया, फिर है बी सी, यहाँ डी हमारे दे ही नहीं रखा, ठीक है, यहाँ डी नहीं दिए हुआ, बट यहाँ पर क्या है हमारे, ठीक है, यहाँ हमारे सही हो सकता है ये ऑप्शन, क्योंकि बी सी एंड ई, तो ये तो आपको पता है क्या बना रहा है, बी सी एंड ई, ये हमारे स्टेमन बना रहा है, बिल्कुल सही है, इसका हम लिख देंगे स्टेमन। एंड यहाँ पर क्या है, गलत कैसे हुआ, ये देखो बी ओनली हमारे सी के ऊपर ही यहाँ प्रेजेंट है, सी के ऊपर ही प्रेजेंट है ना, बट यहाँ क्या है हमारी तो यहाँ ना सी एंड अगर हम इसको ले या फिर इसको ले तो हमारे नहीं बनेगा, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं सेकंड ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है ए, ये ठीक है। फिर हमारे यहाँ क्या दिया हुआ है, सी ई, ठीक है, एंड यहाँ क्या दिया हुआ है, डी, एंड यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बी सी ई, बी सी है तो यहाँ हमारे स्टेमन बन जाएगा, एंड हमारे यहाँ क्या बनाना है, हमको एक ओव्यूल बनाना है, तो इसके अंदर सी डी ई होना चाहिए, तो सी डी एंड ई ये तीनों आ गए, तो ये बन जाएगा हमारे ओवरी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का जो आंसर है करेक्ट हमारे हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। एंड यहाँ पर ए बी सी डी ई, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बी सी ई, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन में यूनिसेक्सुअल मतलब एक के अंदर स्टेमन बनना चाहिए एक फ्लावर में, और एक के अंदर हमारी ओवरी बननी चाहिए। तो ओवरी के लिए हमारी डी और ई होना चाहिए ओनली, ये देखो सी डी ई होना चाहिए, ठीक है, तो सी डी ई बन रहा है, एंड यहाँ पर बी सी ई, तो बी सी ई से हमारे क्या है स्टेमन यहाँ बन रहा है। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट थोड़ा सा ही आपको ये रीड करने आनी चाहिए थी, वहां आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते थे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, इकोलॉजिकल कम्युनिटीज इज मोर देन जस्ट द सम ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीसीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ इकोलॉजिकल कम्युनिटीज। तो यहाँ नोट पूछा गया है। अब हम पढ़ते हैं हमारे ऑप्शंस को। लोकल एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज यूज्ड बाय डेमोग्राफिक, ये हमारे बिल्कुल रॉन्ग है, ये रैंडमली होता है, किसी भी डेमोग्राफी के थ्रू हमारे ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि जो लोकल एक्सटेंट होते हैं वो हमारे, जैसे कि हमारे आसपास में कोई भी जैसे कि डिजीज आ गई, ठीक है, अब वो डिजीज क्या है लोकल स्पीसीज को ही क्या है एक्सटेंड करवा रही है, वो रैंडमली आती है, वो कोई सोची भी नहीं होती है, ठीक है। यही हमसे इनकरेक्ट पूछा गया था, ये जो बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे ए ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है। फिर है लोक सीरीज स्पीसीज अबंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट है। ट्रू है स्टेबिलिटी ऑफ फूड वेब इन द फेस ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है। फिर द लिमिट्स ऑफ सिमिलरिटी ऑफ कॉम्पीटिंग स्पीसीज, ये भी बिल्कुल हमारे सही है। तो हमारे गलत यहाँ क्या था कि ये डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स से क्या है हमारे लोकल एक्सटेंशन होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, ये हमारे रैंडमली होते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब है सम फीचर्स मेंशन्ड बिलो आर इम्पोर्टेंट फॉर द सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इन मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑल करेक्ट फीचर्स बताने हैं हमको यहाँ पर, ठीक है। अब आपको पता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं, ये हमारी क्रोमोसोम है,
ठीक है। अब इनके अंदर क्या होता है, सिनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, ये दोनों आते हैं इस तरह से एक दूसरे के पास में, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, इनका जो ये आर्म है ये क्या होती है, एक्सचेंज होती है। और किस के बीच में होती है, ये आपस में क्या है, हमारे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्या है, आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड्स, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में यहाँ इस तरह से क्या है, क्रॉसिंग ओवर होता है। एक सेकेंड, तो ये इस तरह से देखो क्रॉसिंग ओवर होगा एंड यहाँ पर क्या बना है, ये कियास्मेटा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। या इसको जो बाद में बनता है ये क्या है, कियास्मेटा, ठीक है। ये है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर। फिर हमारे इनके अंदर सेपरेशन होता है, तो दोनों का एक पार्ट इसका इसके अंदर आ जाता है। अगर मैं बनाना चाहूँ इस तरह से, एक डिफरेंट कलर लेती हूँ मैं इस तरह से, तो ये पार्ट इसका यहाँ पर जुड़ गया एंड इसका ये पार्ट यहाँ पर आकर के जुड़ गया। तो ये है हमारा रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम, ठीक है। तो आपको ये चीज आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें सिनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यस बिल्कुल ट्रू है ये हमारा स्टेटमेंट्स। डिग्रेडेशन ऑफ कोहेशंस एट द क्रोमोसोम्स आर्म, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फिर है रिटेंशन ऑफ कोहेजेंस एट द सेंट्रोमियर्स, तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर क्या है, रिटेंशन होता है कोहेजेंस, कोहेजिन प्रोटीन्स हमारे क्या है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर हमारे काइनेटोकोर्स प्रेजेंट होते हैं एंड यहाँ पर क्या है, हमारे बाय ओरिएंटेशन ऑफ काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स, नो बाय ओरिएंटेशन नहीं होते हैं, यूनि ओरिएंटेशन होता है, यानी एक तरफ ही होते हैं। देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो यहाँ बाय ओरिएंटेशन नहीं होगा। ओनली आपको ये पता था बाय ओरिएंटेशन इस वर्ड का मतलब, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में कर सकते थे। यहाँ डी है, तो ये स्टेटमेंट हमारा नहीं होगा, ठीक है। ए बी दिया हुआ है, यहाँ एबीसी तीनों स्टेटमेंट हमारे राइट है। स्टेटमेंट डी हमारा जो है वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ जो ओरिएंटेशन होता है काइनेटोकोर्स का सिस्टर क्रोमेटिड्स के ऊपर, वो यूनी ओरिएंटेशन या सेम तरफ ही होता है, ठीक है। तो यहाँ हम यूनिपोलर लिख सकते, यूनिपोलर ओरिएंटेशन हमारे यहाँ पर जो क्या काइनेटोकोर्स होता है सिस्टर क्रोमेटिड्स में, वो प्रेजेंट रहता है, ना कि बाई ओरिएंटेशन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड फॉर द इफेक्ट ऑफ हॉर्मोन्स ऑन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR हमारे यहाँ बोला गया। में इस तरह से फैलने का लोप होता है और उसके अंदर क्या कौन कौन से हार्मोन्स यहाँ हमारे काम करते हैं, वो सब चीजें यहाँ बताई गई है, ठीक है। तो हमें पता करना है क्या क्या यहाँ स्टेटमेंट्स है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। नोर एपिनेफ्रिन एंड एंडोथेलिन कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं रीनल ब्लड वेसल्स को एंड डिक्रीज कर रहे हैं हमारे GFR रेट को, तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट है, ठीक है। ए हमारे करेक्ट है, तो ए इसमें भी नहीं है एंड इसमें भी नहीं है, ठीक है सेकंड ऑप्शन एंडोथेसिल डाइल्यूट्स रीनल। अभी हमने देखा था कि ये तीनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, हमारे कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो डाइल्यूट्स नहीं करेंगे बाबा, यहाँ कॉन्स्ट्रिक्ट्स आएगा, ठीक है, ब्लड वेसल्स को एंड डिक्रीज करते हैं हमारे किसके लेवल को, GFR की। ये देखो ऊपर वाले ऑप्शंस में जो दिया हुआ है, तीनों में से किसी एक को उठा करके यहाँ से दिया या डिक्रीज आ जाएगा लेवल। हमें आगे पीछे कुछ जाना ही नहीं, बस एक कंसेप्ट हमें पता है, इंक्रीज करते हैं लेवल को, डिक्रीज या कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं या उसको डाइल्यूट करते हैं, बस ये लो। फर्स्ट लाइन में वही चीज है, सेकंड लाइन में भी वही चीज है, बस उसको क्या दे रखा हमें, उसी चीज को तोड़ करके दिया हुआ है, ठीक है। अब है नो एपिनेफ्रिन एंडोथेलिन कॉन्स्ट्रिक्ट रीनल ब्लड वेसल्स, ठीक है, एंड डिक्रीज कर रहे हैं GFR के लेवल को, एंड एपिनेफ्रिन डाइल्यूट्स, नो, अभी जस्ट हमने ऊपर ही पढ़ा था, ये इसी स्टेटमेंट को तोड़ करके फिर से स्टेटमेंट में इसको डाइल्यूट्स बता रखा है, ठीक है, जबकि यहाँ क्या है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, एंड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है इसके लेवल को। ये बिल्कुल ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो इस तरह से हमने CD तो पहले ही निकाल दिए थे, ये लो CD तो हमने पहले ही निकाल दिया था, ये वाला ऑप्शन तो BC सॉरी, और ए हमने बता दिया था ट्रू है,
तो ये हमारे करेक्ट आंसर के ऊपर पहुंच गए। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बिल्कुल हलवा था। आपको थोड़ा सा भी पता था कि नॉर एपिनेफ्रीन एंड एंडोथेसिन कॉन्स्ट्रिक्ट करता है रीनल ब्लड वेसल्स को, डिक्रीज करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की रेट को। यहाँ तोड़ तोड़ के बताया गया इन दोनों के बारे में, सही है। तो लास्ट वाले में ये डाइल्यूट और डिक्रीज बता दिया और इंक्रीज बता दिया, और यहाँ पर देखो ये बस बहुत माइनर सा डिफरेंस था इनके ऑप्शंस में। फिर है प्रोस्टाग्लैंडिन, PGE2 एंड ब्रेडिकाइनिन डिक्रीज रीनल वैस्कुलर रेजिस्टेंस एंड इंक्रीज GFR। बिल्कुल ट्रू है ये स्टेटमेंट्स, ठीक है। आपको अगर ये कंसेप्ट आता था तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में, अगर 2 लाइन में पता थी आपको इस कंसेप्ट की, तो बहुत इजी वे में इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा एक्सपेरिमेंटल टाइप का है, सी एलिगन जो है हमारा उससे लिया गया है, ठीक है। In a hypothetical organism at a 4-celled embryonic stage, ये है 4-celled embryonic stage है, ठीक है। Blastomere X constrict one of the daughter cell of an adjoining blastomere Y। ये देखो X है, Y से क्या है जुड़ी हुई है, ठीक है। एंड टेक ए फेट, फिर क्या बना रही है, अगर मैं इस डायग्राम को ही आपको समझाते हुए चलूं तो ये क्या बना रही है हमारी YA बना रही है, ठीक है। एंड द अदर डॉटर सेल टेक्स YP, ये लो YP बना रही है, ठीक है। ये हमने इस डायग्राम से नॉर्मल डेवलपमेंट चल रहा है, उसी डायग्राम से हमने देखा है, मैंने कुछ भी अपने मन से नहीं बोला, सारा क्वेश्चन के लिए इंग्लिश में दिया हुआ है। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन द फिगर बिलो एज लिनिएज फॉर YA YP, ठीक है। इफ ब्लास्टोमियर एक्स, यहां से हमने क्या कर दिया, जो ब्लास्टोमियर एक्स थी उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया बाबा, ठीक है। फिर है बोथ डॉटर सेल्स टेक अप द YP फेट, तो यहाँ दोनों डॉटर सेल्स यहाँ क्या बना रही है, YP फेट बना रही है। क्यों बना रही है, क्योंकि ये इसको बनाना आता था, ये ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड थी, जबकि एक्स क्या है हमारे वाई के साथ क्या है इंटरेक्ट करके YA एंड YP बना रही। जैसे इसको रिमूव किया तो ये अपना जो फेट इसको आता था वही बना रही है YP, ठीक है। फिर है दिस इंस्ट्रक्शन इज मीडिएटेड बाय ए पैराक्राइन फैक्टर PAP2 सिक्रेटेड बाय एक्स ब्लास्टोमियर। तो यहाँ हमारे PAP PAP2 जो है वो सिक्रेट हो रहा था एक्स के थ्रू, ठीक है। इंटरेक्ट कर रहा था PAP5 से, जो कि हमारी PAP5 ये पूरी एक सिग्नलिंग चलती है हमारे, जो कि प्रेजेंट है Y ब्लास्टोमियर के ऊपर, ठीक है। ये हमारे एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ है। फिर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशंस वर कैरिड आउट व्हिच इन्वॉल्व क्रिएटिंग पार्शियली जेनेटिकली मोज़ेक embryo in vitro and following the fate of Y ब्लास्टोमियर। Y ब्लास्टोमियर के बारे में हमें कुछ फेट यहाँ पर बताना, ठीक है। तो यहाँ हमारे ये क्या कर रहा है, जब इससे इंटरेक्ट कर रहा है तो क्या क्या बना रहा है, YA एंड YP बना रहा है, जबकि ये सिंगल रहता है, ये नहीं रहता है, ये अकेला क्या बना रहा है हमारे, ओनली YP बना रहा है। तो ये नॉर्मली इसको जो बनाना आता था वही बना रहा है, ठीक है। यहाँ क्या है, एक्स ब्लास्टोमियर नल फॉर PAP2 एंड वाइल्ड टाइप है हमारा एक्स ब्लास्टोमियर। क्यों इसको वाइल्ड टाइप बोला गया, क्योंकि ये अकेला भी क्या है हमारा वही बना रहा है जो इसको बनाना था या बनाना आता था, YP ही बना रहा है ये इसके साथ इंटरेक्ट करके भी एंड अकेला भी, इसलिए क्या है हमारे वाइल्ड टाइप है। जबकि इसको क्यों बोला गया है null for PAP2, क्योंकि ये हमारे PAP5 के ऊपर क्या है डिपेंड है, इस वजह से। तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट है, वाइल्ड टाइप एक्स नहीं हो सकता है, ठीक है। कॉन्स्ट्रक्टिवली एक्टिवेटेड PAP5 ब्लास्टोमियर नो, ये भी नहीं होगा, एक्स ब्लास्टोमियर नो, PAP5 नो, ठीक है। तो यहाँ हमने कुछ भी नहीं था इसके अंदर, अगर आपको थोड़ा बहुत ये टॉपिक पढ़ रखा है एलिगन की सिग्नलिंग कि कौन क्या बनाता है, किससे इंटरेक्शन होता है इनका, ठीक है। तो यहाँ हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें यहाँ बता रखा है कि अकेला Y हमारे अकेला हो, चाहे Y की प्रेजेंस में हो तो भी ये YP ही बनाएगा, सॉरी X की प्रेजेंस में हो, लेकिन X क्या है Y की प्रेजेंस में YA और YP बना रहा है, जबकि Y अकेला X की प्रेजेंस में भी YP ही बना रहा है। इसका मतलब Y टाइप या नॉर्मली Y का जो काम है ये वही बना रहा है, जबकि एक्स ब्लास्टोमियर जो है नुल है PAP2 और क्या ये डिपेंडेंट है हमारे PAP5 के ऊपर, ठीक है। ये था इस क्वेश्चन के बारे में जो आपको मैंने अच्छे से समझाया।
अब है ए रिसर्चर यूज्ड क्रिस्पर Cas9 सिस्टम, ठीक है, एंड ऑब्जर्व ए डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटेशन इन 2 एलील्स ऑफ ए टारगेट जीन इन ए 2 ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ठीक है। These mutations are distinguished as follow, ठीक है। एक एलील में हमारे एडिशन हुआ है न्यूक्लियोटाइड का, एक एलील में क्या हुआ है, डिलीशन हुआ है। तो ये किस टाइप का म्यूटेशन हुआ हमारा, ये बाई एलिलिक, क्योंकि दो में हो रहा है तो मोनो का तो हमारी हो नहीं सकता, प्राइमेरिक भी हम नहीं मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, एक न्यूक्लियोटाइड जैसे ATC GTE CTC, ठीक है, ये हमारे एलील्स है। तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, एक का इस तरह से यहां से मैंने इसका डिलीट कर दिया, तो ATC, ठीक है, EACTC हमारा ये बचेगा। तो यहाँ क्या हुआ है, डिलीशन हुआ है किसके अंदर, किसी एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर, ठीक है। अब इसी तरह से मैं यहाँ क्या करती हूँ, एक न्यूक्लियोटाइड क्या है, ऐड कर देती हूँ, यहाँ मैं कर देती हूँ A, ठीक है। तो हमारे अब क्या बनेगा, ATC एंड A। तो इस तरह से यहाँ हमारे एडिशन हो गया। तो यहाँ क्या किया हमने, एक न्यूक्लियोटाइड का एडिशन किया है, ठीक है। तो यहाँ इसलिए इसको बाई एलिलिक बोला गया है। एंड यहाँ क्या हो रहा है, एक का एडिशन हो रहा है, एक का डिलीशन हो रहा है, ठीक है। तो यह क्या हो रहा है हमारा, किस टाइप का म्यूटेशन, ये हेट्रोजाइगस टाइप का म्यूटेशन है, क्योंकि यहाँ पर होमो हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग उसमें हो रहा है ना, किसी के अंदर एडिशन हो रहा है न्यूक्लियोटाइड का, किसी के अंदर डिलीशन हो रहा है, तो होमो तो हम इस कंडीशन को बोल ही नहीं सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में बताया गया है, एक में एडिशन है, एक में डिलीशन है। इस वजह से हमने यहाँ क्या हेट्रोजाइगस कंडीशन ली है। एंड बाई एलिलिक इसलिए लिए, यहाँ दोनों एलिल्स का बताया गया, एक में डिलीशन है, एक में क्या है, डुप्लीकेशन बोल दो या फिर हमारे एडिशन बोल दो, ठीक है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट ऑल करेक्ट मैचेस। यहाँ करेक्ट बताना है कॉलम एक्स एंड कॉलम वाई। तो यहाँ हमारे कॉलम एक्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं एंड इस तरफ इनकी होस्ट रिसेप्टर्स दिए हुए हैं। एक बार हम पढ़ते हैं, हमारे ये टेबल है, टेबल आपको आनी चाहिए। एडिनो एसोसिएटेड वायरस, उसका रिसेप्टर है हेपेरिन सल्फेट, ठीक है, इसका रिसेप्टर है। एप्स्टीन बार वायरस, इसका बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछता है नेट, हमारा नेट गेट सब। इसका है CD21 रिसेप्टर। फिर है हर्पी सिंप्लेक्स वायरस, इसका है हेपेरिन सल्फेट। HIV फर्स्ट का CD4, ये आपको हमेशा से आना चाहिए या फिर आता होगा, ठीक है। फिर है इन्फ्लुएंजा वायरस, इसका सिएलिक एसिड। फिर है रेबीज वायरस, रेबीज वायरस का हो जाएगा एसिटिल कोलिन हॉर्न रिसेप्टर। तो ये थे हमारे इसके बारे में। तो इन्फ्लुएंजा वायरस हमारे देखते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस का भी हमने देखा था, कौन है, सिएलिक एसिड। सिएलिक एसिड रेसिड्यूज ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो ए का हमारी हो जाएगा 3। तो ए का 3 हमारे कहा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये लो, जो मैच द टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी होता है। अगर 1-2 का भी आपको पता है तो आप बिल्कुल करेक्ट, मैंने एक का ही किया है, ये लो, तो हम हमारे करेक्ट आंसर के ऊपर पहुंच गए। अब देखते हैं एंट अमीबा हिस्टोनिका। तो ये है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस पाइरोजीन्स, स्ट्रेप्टोकोकस पाइरोजीन का जो रिसेप्टर होता है CD44। कुछ इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन से भी क्या है, लिखनी है, लिख के रखनी है, क्योंकि क्या पता किसी और पेपर के अंदर ये वाला रिसेप्टर भी हमसे पूछ ले, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में, कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन से भी रखते हैं लेकर के, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेना। फिर ह्यूमिनो डिफिशियंसी वायरस, आपको पता है HIV CD4, ठीक है, ये इसका रिसेप्टर होता है। इस तरह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 4 है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलते हैं, गिवन बिलो आर ए फ्यू स्टेटमेंट्स ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग। मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग से दिया हुआ है और इसके अंदर हमें करेक्ट ऑप्शंस को ऑप्ट करना है। अब है हमारे, हम सबसे छोटा ऑप्शन यहाँ पढ़ते हैं। तो देखो, इसको छोटा ऑप्शन पढ़ने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। SNPR डोमिनेंट मार्कर, नो, ये को डोमिनेंट मार्कर है, डोमिनेंट मार्कर नहीं है। ये अगर आपको पता था तो आपको देखो, डी हमारे रॉन्ग है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है। बाय डिफॉल्ट हमारी ए बी बिल्कुल करेक्ट है। ये देखो, ये है स्मार्ट तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि हमने डी पता लगा लिया, हमारा गलत है। सबसे छोटा ऑप्शन है SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो इस पॉलीमॉर्फिज्म में तो ये हमारे को डोमिनेंट टाइप के मार्कर होते हैं, ना कि डोमिनेंट टाइप के होते हैं। तो यहाँ हमको पता है डी गलत है, तो ए भी हमारे बाय डिफॉल्ट बिल्कुल राइट हो गया। डी जहाँ हमने उसको रॉन्ग कर दी। अब हमें ए भी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले सी पढ़ते हैं।
near isogenic lines meals can be produced by repeated crossing over of F1 to A recurrent parents. यस बिल्कुल ट्रू है हमारा ये स्टेटमेंट। तो हमारे इस तरह से सी ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट है और ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट हमें ए और बी स्टेटमेंट्स को भी पढ़ना है। Correlations between quantitative traits can be because of pleiotropic effect of the same gene or genetic linkage of gene associated with the traits। बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको पता हो तो आज से 2019 के अंदर सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, इसी टाइप की लाइंस रिपीट है उस क्वेश्चन में। मैंने वो किया था जब मैं थी, तब मैंने भी सॉल्व किया था जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तो इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने देखा था उस टाइम। तो आप देखो ना, क्वेश्चंस में कुछ चीजें बहुत ज्यादा रिपीट होती हैं। In a recombination inbred line, RIL population, genetic segregation of both dominant or co-dominant markers occur 1:1। तो ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट लाइन है, ठीक है, स्टेटमेंट है। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हमारा ए बी सी हो जाएगा एंड डी ऑप्शन जो है वो हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एबीसी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट रेस्पॉन्स टू water stress in the table below. Column X represents some of the important enzymes in ABC biosynthesis या फिर degradation pathway, while Y में क्या दिया है, summarize the major function of these enzymes। ठीक है, यहाँ enzymes है एंड यहाँ पर क्या है, उनकी functions हमें दिए हैं, ठीक है। अब है 9 cis एपीऑक्सीकैरोटीनॉइड डाइऑक्सीजिनेज। तो हमारे इस टाइप का पाथवे चलता है और इसमें क्या होता है, क्या फंक्शन करता है, हमें ये बताना है। तो ये जैंथोजीन का प्रोडक्शन करवाता है। तो एक का हमारी हो जाएगा 3, एक का 3 हमारे कहाँ है, ये लो, ठीक है, पता लग गया आपको आंसर, ये लो। बस आगे जरूरत ही नहीं है हमें पढ़ने की, बट मुझे बताना पड़ेगा। साइटोक्रोम P450 मोनो ऑक्सीजिनेज, ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं CYP707A3। इसका क्या फंक्शन है, इन्वॉल्व होता है ऑक्सीडेटिव पाथवे में ऑफ एपी ए के कैटाबॉलिज्म में। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, एबी ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज। तो ये क्या करता है, हमारा प्रोडक्शन ऑफ शुगर कॉन्जुगेटेड फ्रॉम ऑफ एबीए। फिर है हमारा डी वाला क्या है, हमारे एंजाइम बीटा ग्लाइकोसाइडेज। तो ये क्या करता है, रिलीज करता है एबीओ को फ्रॉम इट्स शुगर कॉन्जुगेटेड फॉर्म में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट पॉसिबल आउटकम्स ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन टू स्पीसीज। ठीक है, तो यहाँ हमें बताना विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो हमें यहाँ पर बताना है नीश डिफरेंशिएटेड बिटवीन स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज को डिफरेंशिएशन करके रखता है, बिल्कुल सही है, ए हमारी सही है, तो ये गया एंड ये गया। ठीक है, सॉरी, ए जिसके अंदर है तो ए भी गया, हमारे बी में ए नहीं है। ठीक है, ये हमारे ट्रू हो गया। एक्सपेंशन ऑफ फंडामेंटल नीश ऑफ बोथ स्पीसीज, नो, ये बिल्कुल रॉन्ग है। एक्सपेंशन ऑफ रियलाइज नीश बोथ स्पीसीज, नो। तो हमारा जहां बी है एंड सी है वो ऑप्शन हमारी कट जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारी 3। अब कैसे, आपको मैंने इकोलॉजी का एक क्वेश्चन करवाया था, एक पार्ट है थर्ड या सेकंड पार्ट आप देखना, उसके अंदर मैंने बताया गया एक स्पीसीज का फंडामेंटल एरिया क्या होता है एंड रियलाइज्ड नीच उसका क्या होता है। रियलाइज्ड नीच वहां है जहां वो ऑर्गेनिज्म अपनी पर्सनल एक्टिविटीज है वो करता है, एंड यहाँ पर क्या है, वो पूरा उसके लिए फॉरेस्ट है। तो ये दोनों स्पीसीज के लिए कैसे हो सकता है, रियलाइज नीड्स कैसे हो सकता है, किसी स्पीसीज जैसे कि 3-4 स्पीसीज है उनके लिए, जैसे हमारा एक घर है तो पूरे हमारे लिए वो क्या है, पूरा हमारा फंडामेंटल एरिया है, बट हम हमारी पर्सनल एक्टिविटीज कहाँ करते हैं, वो हमारा रियलाइज नीश होता है जहां हम रियल में हमारी चीजों को परफॉर्म करते हैं। इसलिए बी और सी ऑप्शन हमारी इनकरेक्ट होगा। डी ऑप्शन है करेक्टर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन स्पीसीज, यस होता है। अगर एक फॉरेस्ट में इतना बड़ा फॉरेस्ट है, काफी सारी स्पीसीज को रहना है, तो वो करेक्टर डिस्प्लेसमेंट करती है। आप इतनी ही जगह रहोगे, आप इतनी ही, या एक ट्री पर काफी सारी हमारी बर्ड्स रहती है, मैंने आपको समझाया था, वो कुछ ट्री बर्ड्स होती है वो बोलते हैं हम टॉप मोस्ट पार्ट को
ईट करेंगे, फीड करेंगे, कुछ बोलती है हम साइड की ब्रांचेस को, कुछ बोलती है हम डाउनवर्ड वाले जो पार्ट है उस वहां पर रहेंगे, कुछ बोलती है मिडल में रहेंगे। इस तरह से करेक्टर डिस्प्लेसमेंट करती है स्पीसीज, तो ये भी हमारे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में होंगे। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से बेझिझक होकर के कमेंट कर सकते हैं। और किसी बच्चे की क्वेरी थी कि मैम आप मैराथन क्लासेस लाइए, मैं ले तो आऊंगी लेकिन आप मुझे यूनिट तो सजेस्ट कीजिए। मैं सोच रही हूँ इकोलॉजी की जो पॉपुलेशन इकोलॉजी उससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, मैं वो लिया हूँ। या फिर अगर आप और कुछ चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैम इस टॉपिक के ऊपर आप क्लास लाइए, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर पूरा रिविजन क्लास लेकर के आ जाऊँ। बट मुझे उसके लिए आपका सजेशन चाहिए, क्योंकि मैं अपने मन से कुछ भी ले आऊँ तो आपके लिए अगर वो चीज़ आपका पहले से क्लियर है तो कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो वो चीज़ आप मुझे बताइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू।